आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। बेसिकली आपके फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था कि शीत युद्ध में बेसिकली पूरी दुनिया जो है दो पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड हो गई थी, पूरा विश्व जो है, जहाँ पे एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका था। और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि सोवियत संघ यूएसएसआर जो है वो विघटित हो गया, कई पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, अलग अलग देश उससे जो है एक तरीके से बन के सामने आए हमारे। और उसके बाद जो है एक ही जो है देश उसका वर्चस्व रह गया पूरे विश्व पे, वो है अमेरिका। उसके पूंजीवादी और लोकतंत्र जो विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व कर रहा था वही बचा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि जो अमेरिकी वर्चस्व था वो कैसे आया और वो कितना खतरनाक था, क्या रिजल्ट हुए उसके। ठीक है, तो शीत युद्ध के अंत के बाद हम ये देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी ताकत जो बनकर उभरा था वो अमेरिका बनकर उभरा था। और इस जो यूएसएसआर एक तरीके से जब ख़त्म हो गया तो उसका कोई प्रतिद्वंदी जो जो कंपटीशन था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से जो है विश्व को हम एक ध्रुवीय विश्व भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक ही ध्रुव बचा बेसिकली, लेकिन उस समय जो ताकतवर था वो अमेरिका ही था। ठीक है, इसके साथ आगे चलते हैं कि इसमें हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि वर्चस्व का क्या अर्थ है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सैन्य के आधार पर होता है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू भी इसके जानेंगे, और इसके क्या प्रभाव हुए, कैसे जो है अमेरिका जो है अपनी सैन्य शक्ति का जो है इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले चलते हैं नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत अगर मैं बोलूँ तो जब यूएसएसआर समाप्त हुआ 1991 में, उसके बाद से ही एक तरीके से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे जो है अमेरिका की ताकत जो है और ज़्यादा बढ़ी चढ़ी ताकत के साथ वो सामने आया हमारे। और इसके साथ जो है और एक जो पूरा यूएसएसआर था, राष्ट्र था, वो गायब हो गया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। ये एक घटना बताई जा रही है जिस पे जो अमेरिका ने कैसे रिएक्ट किया। देखते हैं कि 1990 में के अगस्त में जो है इराक ने कुवैत पे अटैक किया। इराक को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई संयुक्त राष्ट्र के संघ द्वारा, जो है बेसिकली यूएनओ के द्वारा, लेकिन वो नहीं समझा। उसने कहा कि वो कुवैत पे जो हमला उसने किया है उससे वो पीछे नहीं हटेगा, और इसीलिए यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है कुवैत को आज़ाद कराने के लिए ये इजाज़त दे दी कि आप अपना बल का, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हो, मतलब सैन्य बल इस्तेमाल कर सकते हो, हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। शीत युद्ध में कहा जाता है कि पूरे टाइम जब भी हथियार वगैरह यूएसएसआर और अमेरिका जो है इकट्ठा कर रहे थे या कहीं दूसरे देशों में इनके जो है सैन्य टकराव हो रहे थे, तो उस समय यूएनओ ने कहीं कोई बात नहीं कही। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, जब एक ही जो है एक तरीके से कहा जा सकता है एक ध्रुवीय विश्व बन गया, अमेरिका का ही वर्चस्व था, तो उसने इतना बड़ा फैसला कहा जा सकता है लिया था। इसीलिए इसे कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से जो है ये एक नाटकीय फैसला था, क्योंकि एक तरीके से कहा जाता, कई लोगों का मानना है कि अमेरिका ने ही ये डिसीजन लिया था, जिसको एक तरीके से सामने आके जो है यूएनओ ने जो है अनाउंस किया। ठीक है, और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा भी दी कि एक नई जो एक विश्व में व्यवस्था जो है हमारे सामने आ रही है। इसमें जो है लगभग 34 देशों की, जो अलग अलग देश थे 34 देश, उसकी जो है सेना ने जो है भाग लिया था। 6,60,000 सैनिकों ने जो है एक तरीके से इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो इस सेना में से ये जो सेना है इसमें 75% जो है जो सेना थी वो अमेरिका की थी, और बाकी जो बची सेना थी वो 33 देशों की थी। ठीक है, 25% जो सेना थी वो उनकी थी। तो अब इसमें एक तरीके से कंट्रोल इस सेना पे किसका था, अमेरिका का था, कहा जा सकता है ना। तो इसीलिए इसे जो है जब अटैक किया गया तो जो इराक का जो एक तरीके से फोर्स थी वो हार गई, और इस युद्ध को जो है प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पूरे ऑपरेशन को क्या नाम दिया था, ऑपरेशन डेजर्ट जो है नाम दिया था। क्लियर। और इसको एक तरीके से अमेरिकी सैनिक कार्यवाही भी कहा गया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सैनिक किसके थे, अमेरिका के थे। 75% सैनिक जो है अमेरिका के थे। कहा जाता है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो जो इराक के जो है एक तरीके से जो लीडर थे, राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, उन्होंने ये कहा कि ये जो है 100 जंगों की एक जंग साबित होगी अमेरिका के लिए, कि अमेरिका को जो है इस युद्ध में ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि 100 जंग जो है उसने लड़ ली है। लेकिन जो इराकी सेना थी वो बहुत जल्दी हार गई और उसे जो है पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, कुवैत से पीछे हटा वो। अब कहा जाता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध से ये साबित हो गया था कि जो सैन्य क्षमता है, जो एक तरीके से सेना के मामले में जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, अमेरिका है। क्योंकि एक तो उसकी फोर्स भी बड़ी है, और दूसरा जो प्रौद्योगिकी है, जो
टेक्नोलॉजी है उनकी वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और कहा जाता है कि अमेरिका ने इस युद्ध में जो है स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। स्मार्ट बम मतलब अत्याधुनिक जो बम थे उसका इस्तेमाल किया गया, और इसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी गई, क्योंकि ये पूरा जो युद्ध था उसकी एक तरीके से लाइव कवरेज जो है वीडियो गेम वॉर की तरह जो है वो टीवी पे दिखाई गई। ठीक है, जिससे जो है एक तरीके से वो जनता के सामने जो है वो अपना एक वर्चस्व या जो है अपनी सेना का जो है जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ हम चलते हैं आगे कि अमेरिका ने इस युद्ध में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। कहा जाता है कि जितना उसने इसमें इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा जो है उसने कहाँ से जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से जो है वसूल कर लिया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्लिंटन के दौर में। क्लिंटन के दौर बेसिकली जब ये युद्ध हुआ तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज बुश थे, लेकिन इसके बाद 1992 में जो है ये युद्ध तो जीता गया प्रथम खाड़ी का, लेकिन 1992 में जॉर्ज बुश जो है वो चुनाव हार गया और उनकी जगह जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, जिसे क्लिंटन कहा जाता है, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन के नाम से जाना जाता है, वो राष्ट्रपति बने। और उन्होंने जो है ज़्यादातर जो सेना की पावर थी उसको जो है दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने ज़्यादातर जो अपने घरेलू मामले हैं जो अमेरिका है उसका विकास करने पे बल दिया, जिसकी वजह से 1996 में वो दोबारा चुनाव जीते। और उन्होंने 3 मुद्दों पे ज़्यादा बल दिया था। सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र को बढ़ावा देना, मतलब कि अलग अलग देशों में लोकतंत्र को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, जो एक तरीके जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाए या पॉल्यूशन जैसी समस्या हो जाए, उस पर जोर दिया, उसको सॉल्व करने पे जोर दिया। और विश्व व्यापार, मतलब कि पूरे विश्व में व्यापार जैसी चीज़ें को जो है, या अमेरिका का व्यापार पूरे विश्व में फैले, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया क्लिंटन ने, जिसकी वजह से जो है वो दोबारा से चुनाव जीते 1996 में और दोबारा राष्ट्रपति बने। इसके बाद देखते हैं कि क्लिंटन के टाइम पे जो है 2 सबसे बड़ी सैनिक कार्रवाइयाँ की गई थी। एक थी 1999 में जो कोसोवो में यूगोस्लाविया में अल्बानियाई लोगों ने के द्वारा की गई थी, जिसमें जो है एक तरीके से वो लोग जो है आंदोलन कर रहे थे और उन पे जो है कोसोवो में जो है अमेरिका का जो एक नाटो जो है, इसका फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कि नाटो के जो देश थे उनको जो है अमेरिका लीड कर रहा था और उन्होंने 2 महीने तक यूगोस्लाविया के क्षेत्रों पे बमबारी की थी। ठीक है, जिसमें जो है स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर किसकी सेना का कब्जा हो गया? नाटो की। क्लियर हो गया। तो पहली सैनिक कार्रवाई तो ये हुई थी, और ये जो है कहा जाता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जो याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए, कि दूसरी सैनिक कार्रवाई उन्होंने क्यों की थी। दूसरी सैनिक कार्रवाई उसमें की थी कि नैरोबी जो केन्या में है और दार एस सलाम जो तंजानिया में है, वहाँ के दूतावासों पर जो है बमबारी हुई थी। ठीक है, एक तरीके से अटैक किए गए थे, जो दूतावास थे, एमएनसी थी बेसिकली, उस पर अटैक हुआ और उसका जवाब जो है इन्होंने 1998 में दिया था। ठीक है, और 1998 में जो है इस अटैक का जब जवाब दिया गया तो बेसिकली जिसने इसका एक तरीके से जिम्मेदारी ली थी, अलकायदा, उसको जवाब दिया गया। उसके खिलाफ एक तरीके से ऑपरेशन चलाया गया राष्ट्रपति क्लिंटन के द्वारा या उनके आदेश पर चलाया गया, जिसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा गया। इस अभियान में ज़्यादातर सूडान और अफगानिस्तान में वो जगहों को जो है एक तरीके से निशाना बनाया गया क्रूज मिसाइलों के जरिए, जिसे अलकायदा के ठिकाने के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, पहचाना गया था। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो पहला एक तरीके से सैनिक कार्रवाई हुई थी, जिसे हम प्रथम खाड़ी का युद्ध के नाम से जानते हैं, उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमिशन दी थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई परमिशन नहीं मिली थी इन्हें। इन्होंने बात करनी भी ज़रूरी नहीं समझी और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कानून है उसकी भी परवाह अमेरिका ने नहीं की उस समय। ठीक है, और कहा जाता है, अमेरिका पे आरोप भी लगाया गया कि इस अभियान में कई जो आम नागरिक के ठिकाने थे उनको भी निशाना बनाया गया और उन्हें भी इस एक तरीके से जो मिसाइल अटैक हुआ था उसमें वो मारे गए। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, ये भी वन ऑफ इम्पॉर्टेंट एक तरीके से टॉपिक है इस चैप्टर का, 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 कहा जाता है कि अमेरिका पे बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 11 सितंबर 2001 के दिन जो अरब देश है, विभिन्न अरब देशों में कई जो छोटे छोटे देश है, उनमें से जो अलग अलग अरब देशों के जो एक तरीके से आतंकवादी कह सकते हैं, उन्होंने जो है 19 अपहरणकर्ताओं, मतलब 19 लोगों ने जो है
जो उड़ान भरने वाले जो एक तरीके से प्लेन थे उनको कुछ मिनट पहले ही जो है उस पे कब्जा कर लिया, उसको अपने एक तरीके से हाईजैक कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। ये 4 ऐसे प्लेन थे अमेरिका के जो व्यावसायिक प्लेन थे, उस पे जो है एक तरीके से कब्जा किया। और इसका जो कब्जा करने का जो एक तरीके से पर्पस था वो ये था कि 2 विमान, एक विमान को उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी जो एक तरीके से बिल्डिंग थी उस पे जो है गिराया, दूसरे विमान को दक्षिणी जो टावर था उससे टकरा दिया, तीसरा विमान जो है वर्जीनिया के पेटांगन से टकराया। पेटांगन बेसिकली जो अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय वहाँ पर है, इसकी वजह से वहाँ पे टकराया गया। और चौथा जो विमान उन्होंने हाईजैक किया था उसका उनको एक तरीके से जो मकसद था वो कांग्रेस के मुख्यालय जो बिल्डिंग है उस पर टकराना चाहते थे, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिर गया। ठीक है, बेसिकली इस जो अटैक हुआ था, 4 विमान जो हाईजैक किए गए थे, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसी घटना को 9/11 के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये जो है 11 सितंबर को हुआ था। हमारे यहाँ जो इंडिया की बात की जाती है वहाँ पे पहले डेट लिखी जाती है फिर मंथ लिखा जाता है, लेकिन अमेरिका में उल्टा किया जाता है, पहले मंथ होता है और फिर डेट होती है, जिसकी वजह से इसको 9/11 कहा जाता है। अगर यही चीज़ इंडिया में होती तो क्या कहा जाता, 11/9 कहा जाता। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि इसका जो रिएक्शन था वो क्या आया। बेसिकली 3000 लोग मारे गए। इसकी जो तुलना है वो 1814 से की जाती थी। 1814 में बेसिकली आपको जो ब्रिटेन में वाशिंगटन डीसी था वहाँ पे आगजनी ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में की थी। 1941 में जो है जापानियों ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। कहा जाता है कि यही एक रीज़न था बेसिकली जिसकी वजह से जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है अमेरिका ने फिर अटैक किया था न्यूक्लियर बॉम्ब से। ठीक है, तो इसी से जो है तुलना की जा रही थी 9/11 के हमले से। ठीक है, और अमेरिका जो है एक तरीके से 76 में एक देश बना था, उससे पहले या उसके बाद उसने ऐसा कोई अटैक जो है नहीं देखा था। अभी इसके बाद जो है 9/11 का जो अटैक का जो जवाब था वो रिपब्लिकन पार्टी जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति उस समय थे उन्होंने दिया था। बेसिकली क्लिंटन से पहले जो बुश जो राष्ट्रपति थे उनके पुत्र जो है ये थे रिपब्लिक पार्टी के इस समय, और इन्होंने जो है आतंकवाद के विरुद्ध जो है विश्वव्यापी युद्ध जो है एक तरीके से छेड़ दिया और इसका नाम रखा था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसके चलते इन्होंने अलकायदा के जितने भी कहा जाता है कि अलकायदा हो गया, तालिबान हो गया, अफगानिस्तान जैसे देशों में जो जितने भी इनके ठिकाने थे उन सब पे अटैक किया। बहुत टाइम तक जो है वो युद्ध चलता रहा अमेरिकी सैनिकों और इनके बीच में, और कहा जाता है कि तालिबान और इनके जो है जल्दी इन्होंने हार मान ली, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो इनके कुछ छोटे मोटे ग्रुप जो है आज भी बचे हुए हैं और पश्चिमी देशों पे कहीं ना कहीं जो है अटैक होते ही रहते हैं इससे, जिससे जो है इनकी सक्रियता का हमें पता चलता रहता है। और इसके अलावा अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पूरे विश्व में जो है अलग अलग देशों में जो है बहुत सारी गिरफ्तारियां की। हर उस इंसान को गिरफ्तार किया जिस पे इन्हें शक था कि उसने 9/11 में कोई ना कोई भूमिका निभाई है या मदद की है। और जहाँ से भी गिरफ्तारी की गई थी वहाँ की सरकारों को कोई भी जो है एक तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया गया, और यहाँ के जो लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों को एक तरीके से किसी भी तरह की जो है कोई जो बंदियों को जो सुरक्षा दी जाती है वो ना अमेरिका के बंदियों की तरह सुरक्षित किया गया, ना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत। बस उन्हें गिरफ्तार करके जो है एक खुफिया जगह पे रखा गया। कहा जाता है कि क्यूबा के निकट जो है अमेरिका का एक नौसेना ठिकाना है जिसे ग्वांतनामो बे जगह का नाम है, वहाँ पे उन्होंने बनाया था। और ज़्यादातर जो अपराधी थे या जिन्हें जो है शक के बुनियाद पे जो गिरफ्तार किया गया था उन्हें वहीं रखा गया था। और इन लोगों से मिलने की इजाज़त ना इनके देश के लोगों को थी, ना उन्हें इन्फॉर्म किया गया, ना कुछ अधिकार दिए गए। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के जो प्रतिनिधि थे उन्हें भी इनसे मिलने की इजाज़त नहीं देता था अमेरिका। आप सोचिए कि अमेरिका की कितनी ज़्यादा पावर है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी किसी भी इंसान को गिरफ्तार करके अपने देश में लाके जो है वहाँ पे कैद करके रख रहा है, और वहाँ जो इंटरनेशनल एक तरीके से संगठन है उसको भी उसकी बात माननी पड़ रही है ना। इसके बारे में जो है आप लोगों ने ग्वांतनामो बे और इस घटना के बारे में जो है थोड़ा बहुत आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा ही होगा, आई थिंक उसमें लास्ट चैप्टर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इराक पे आक्रमण। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूटनामे से इराक पर सैन्य हमला कर दिया। अब देखिए एक और हमला जो अमेरिका ने कर दिया 2003 में। उन्होंने जो है
इस हमले का एक तरीके से ऑपरेशन का नाम क्या रखा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें जो है 40 देश जो है लगभग काउंसिल ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे और इस हमले की भी अनुमति एज यूजुअल यूएनओ से नहीं ली गई। ठीक है, सिर्फ पहले हमले की अनुमति वहाँ से मिली है, बाकी जो भी हमले हो रहे हैं उसकी अनुमति वहाँ से नहीं ली गई है, नहीं दिखाया गया। और एक तरीके से दिखावे के तौर पे ये कहा गया कि जो इराक पे अटैक किया गया वो इसलिए किया गया है क्योंकि इराक जो है सामूहिक संहार के हथियार वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है और उसको रोकने के लिए जो ये अटैक किया गया, ये हमला किया गया। लेकिन जब अटैक वगैरह किया गया तो उसके बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम कह सकते हैं कि इराक में ऐसा कोई हथियार बनाया जा रहा था। इससे पता चलता है कि अमेरिका ने जो है एक तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका जो वास्तविक रीज़न था अटैक का वो ये हो सकता है कि इराक के जो बड़े बड़े तेल भंडार है उसको अमेरिका जो है अपने कंट्रोल में करना चाहता था और एक तरीके से पपेट सरकार जो है अपनी मर्जी की पसंद की सरकार इराक में बनाना चाहता था ताकि इराक के जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए कर सके। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम अमेरिकी जो फ़ौज है उसकी एक कमज़ोरी देखते हैं। देखिए, इराक को शांत कर पाना अमेरिका के बस की बात नहीं थी, अमेरिका उसमें सफल नहीं हो पाया क्योंकि इराक में जो है बहुत बड़ा आंदोलन जो है एक तरीके से छिड़ गया। वहाँ की जनता ने जो है अमेरिका की फ़ौज की बातों को मानने से इनकार कर दिया, उनके वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया। जबकि कहा जाता है कि अमेरिका के 3000 सैनिक मरे थे और इराक के लगभग 50,000 नागरिक इस चीज़ में मारे गए, लेकिन फिर भी जो है अमेरिका जो है वहाँ के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया। अमेरिका जो हमला कर रहा था एक तरीके से राजनीतिक धरातल पे या सैनिक धरातल पे उस कुछ हद तक सफल तो हो रहा था, लेकिन वहाँ की जनता जो उसे सफल नहीं होने दे रही थी, एक तरीके से असफल रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या होता है वर्चस्व का अर्थ। वर्चस्व का अर्थ बेसिकली क्या होता है कि विश्व राजनीति में जो अलग अलग देश है, जो अलग अलग देशों के समूह होते हैं, वो अपने जो ताकत है उसको पाने की कोशिश करते हैं या फिर उसको हमेशा कंटिन्यू बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका है, अगर आप अभी हाल की न्यूज़ वगैरह देख रहे हो तो उसमें बार बार ये चीज़ आ रहा है कि चीन जो है अब जो एक तरीके से महाशक्ति बनने की तरफ जो है अग्रसर है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका की जो शक्ति है, जो महाशक्ति वो बन बैठा है, उसको जो है एक तरीके से छीनने की कोशिश अब कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। तो बेसिकली विश्व राजनीति में जो अलग अलग देश है या उन देशों के समूह जो होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपनी इस ताकत को कायम रख सकें। ठीक है, और इसमें जो है ये ताकत जो है सैन्य प्रभुत्व के में भी हो सकती है, आर्थिक, राजनीतिक रुतबे या संस्कृति किसी भी फॉर्म में की जा सकती है। इसके साथ आगे चलते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति या फिर कहा जाए कि एक महाशक्ति का दबदबा हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। ध्रुव का अर्थ यहाँ नॉर्मल ध्रुव नहीं है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एक ध्रुवीय का अर्थ का मतलब है कि एक ही जगह पे जो है सारी पावर जो है वो सेंटर हो गई है, कंट्रोल की जा रही है वहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत को एक ही केंद्र में रखना वर्चस्व या हेगमनी कहलाता है। अब देखते हैं वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में क्या है कि किसी एक राज्य के नेतृत्व का प्रभुत्व हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, वर्चस्व या हेगमनी कहा जाता है। ये वर्ड बेसिकली पुराने यूनान से है, जहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल एथेंस के लिए किया जाता था, जो दूसरे नगरों पर अपना कंट्रोल या अपना पावर जो है वो बनाए रखता था, उनको कंट्रोल करके रखता था। उसकी सैन्य शक्ति ज़्यादा पावरफुल थी। और आज की डेट में ये किसके लिए किया जाता है, अमेरिका के लिए लगभग किया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ आगे चलते हैं हम। अमेरिका की मौजूदा जो ताकत है उसकी जो रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है उसकी सेना है, उसकी सैन्य शक्ति है। कहा जाता है कि अपनी सेना को कम से कम नुकसान पहुंचाए, दुश्मन की ज़्यादा से ज़्यादा सेना या ज़्यादा से ज़्यादा जगह को जो है या उनके नागरिकों को वो नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी जो मिसाइल्स वगैरह है वो बहुत दूर तक जो है अटैक कर सकती है, अचूक और घातक वार करती है। उसका निशाना भी अचूक होता है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्ट्रॉय करती हैं। जैसे न्यूक्लियर बम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी जापान में हुए हमले से देख सकते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो अपने से नीचे 12 ताकतवर जो देश है, अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वर्ल्ड रैंकिंग में वो 1 है, तो बाकी के जो उसके नीचे के देश है 2, 3, 4 यहाँ तक कि 13 तक समझ लीजिए, तो 12 देशों के जो
एक तरीके से रक्षा बजट जो होता है उतना वो अकेले खर्च करता है, अपने उससे ज़्यादा ही खर्च करता है वो अपने अमेरिका की सेना पर, है ना। अब इसके अतिरिक्त जो है पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं। तो सीधी सी बात है, अमेरिका के पास जो हथियार वो ज़्यादा अच्छे हैं, है ना, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे बढ़ चुका है कि दूसरा कोई देश उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ आप देखते हैं कि अमेरिका इराक जो हमला हुआ था उसमें अमेरिका की कमज़ोरी हमें साफ नज़र आई। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अगेन यहाँ पे वही चीज़ रिपीट की गई है कि अमेरिका इराक की जनता को जो है अपने कंट्रोल में जो है नहीं रख पाया, अपने नेतृत्व में नहीं रख पाया। अपने जो एक तरीके से सेना के आगे जो है उसको झुका पाने में वो असफल रहा। एक तरीके से उसने कब्जा तो कर लिया, उसको हरा तो दिया, लेकिन जो उसकी सेना थी वो वहाँ के लोगों पे जो है अपने नियम कायदे कानून जो है लागू नहीं कर पाई। ठीक है, अब साम्राज्यवादी शक्तियों में ज़्यादातर सेना जो है यही चीज़ें करती है, जीतती है, दंड देती है, कानून व्यवस्था बहाल करती है। लेकिन जो अमेरिका की सेना है वो उसे जीतने और दंड देने में या जो है आगे है, लेकिन जो कानून व्यवस्था बहाल करने में वो उसमें चूक गई, क्योंकि इराक पे जो है वो अपने कानूनों को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। नेक्स्ट चलते हैं हम वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। ठीक है, अब इसका है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश ज़रूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे। एक सिंपल सा है कि अमेरिका इस समय उन देशों में से एक है जो दूसरे एक तरीके से दूसरों के लिए जो अपने मतलब की चीज़ें बनाता है उनको बरकरार रखता है, और ऐसी सिचुएशन में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो जो चीज़ें करता है उसका फ़ायदा जो है कई बार दूसरे जो प्रतियोगी देश होते हैं उनको भी मिल जाता है। एक सिंपल सा है कि अगर वो जो है, एक आगे एग्जाम्पल भी आएगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि अमेरिका जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम कायदे कानून जो अमेरिका बनाता भी है और उसको लागू करता भी है। ठीक है, तो जो दूसरे देश है उनको भी उस चीज़ का लाभ होता ही होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे कि विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में भी अमेरिका की भूमिका रही है। सार्वजनिक वस्तुओं से पहले हम देखते हैं कि मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों से है जिसका उपयोग एक व्यक्ति करता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए, उस चीज़ की मात्रा में कमी ना आए। जैसे सड़क हो गई, तो सड़क पे अगर मैं चलती हूँ तो दूसरे व्यक्ति के लिए कम थोड़ी ना पड़ेगी, है ना, उसके लिए भी उतनी ही है। इसके साथ साथ जो है इसी में जो एक एग्जांपल है SLOC, इसमें समुद्री व्यापार मार्ग या सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इससे व्यापारिक जहाज़ जो है आते जाते हैं, बेसिकली ये वो रास्ता है जहाँ पे समुद्रों में जो है जो व्यापार होता है उसको जो है कहा जाता है इस रास्ते को। बेसिकली यहाँ पे जो है यहाँ पे जो दबदबे वाला देश होता है वो अपना एक नौसेना जो है वहाँ पे तैनात करता है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आबाद गति से सारा व्यापार होता रहे, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, और इसके बदले में वो बेसिकली टैक्स वगैरह जो है वो वसूल करते हैं। क्लियर। तो दूसरे विश्व युद्ध तक जो है ये काम कौन करता था, ब्रिटिश सेना करती थी, क्योंकि इससे पहले कहा जाता है कि सबसे ताकतवर देशों में ब्रिटेन भी आता था, और ये बहुत टाइम से होता आ रहा था। क्योंकि स्टार्टिंग की बात करें तो एक बात आप लोगों ने भी सुनी होगी कि ब्रिटेन एक ऐसा देश था काफ़ी टाइम पहले जहाँ पे कभी सूरज नहीं ढलता था, तो लगभग आधे से ज़्यादा विश्व पे उसका कंट्रोल था। तो इसीलिए जो दूसरे विश्व युद्ध तक लगभग जो है ब्रिटिश सेना ये सारे काम करती थी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग पे जो है नज़र रखना, वहाँ पे अपनी नौसेना तैनात करना, ठीक है, ताकि व्यापार जो है बिना किसी प्रॉब्लम के होता रहे। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद जो है जो उसका रोल था वो कम होता गया, और अमेरिका जो है इस चीज़ में जो है आगे आता गया। और जब शीत युद्ध ख़त्म हो गया तो अमेरिका ने पूरी तरीके से लगभग सभी महासागरों में जो है अपनी नौसेना तैनात कर दी और इस चीज़ पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम, इंटरनेट बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब है, जगत जोड़ता जाल है, जिसमें जो है 1950 में लगभग जो है इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना के तहत ही जो है आया था, और ये जो है पूरे विश्व में जो है यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में, और ज़्यादातर जो उपग्रह हैं वो भी अमेरिका के ही बनाए गए हैं। ठीक है, इसके साथ देखते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका को की जो एक तरीके से भागीदारी है वो लगभग 21% है। तो सोचिए अर्थव्यवस्था के मामले में वो कितना ज़्यादा जो है पूरे विश्व पे छाया हुआ है ना। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि लगभग जो है जितने भी जो बड़ी कंपनियां हैं
उसमें अगर हम देखते हैं कि जो 3 कंपनियों के नाम हम जानते हैं उसमें से एक जो है वो अमेरिका की ही होती है। चाहे हम मोबाइल के नाम ले लें तो उसमें अगर मैं बड़ी कंपनियों की बात करूँ जो बहुत ज़्यादा इंडिया में चलती है तो नोकिया, सैमसंग या फिर एप्पल हो गया। तो इसमें एप्पल जो है वहीं की कंपनी है ना। तो इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि अमेरिका ने जो है अपने आर्थिक जो कंट्रोल को दिखाने के लिए, सेकंड पॉइंट आपका कि आर्थिक कंट्रोल दिखाने के लिए उसने कौन सी टेक्निक यूज़ की, ब्रिटेन वुड प्रणाली यूज़ की, जिसमें अमेरिका के डॉलर को जो है वो जरिया बना के जो है वो व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है अमेरिका को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। क्लियर। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि जो ढांचागत ताकत थी उसने जो है एक तरीके से विचार भी जो है लोगों को अपने ही दिए हैं, जैसे MBA। उस ये विचार अमेरिका का है कि बेसिकली MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक तरीके से पढ़ाई इसकी भी हो सकती है। पहले के टाइम पे ये चीज़ें नहीं सोची जा सकती थी कि व्यापार की भी पढ़ाई की जा सकती है। व्यापार जो है एक तरीके से कला है जिसको विश्वविद्यालय में सीखा जा सकता है। ये थॉट जो है वो अमेरिका का ही है। पहला जो है जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पहली बार इस कोर्स की शुरुआत जो है 1900 में की गई थी और इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में की गई थी, जहाँ के वॉर्टन स्कूल में इस चीज़ को शुरू किया गया था। पहला बिजनेस स्कूल खोला गया था और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना बेसिकली 1881 में की गई थी, लेकिन यहाँ पे MBA कोर्स की शुरुआत 1900 में की गई, जो 1950 के बाद विश्व के बाकी देशों में भी शुरू किया गया है ना। तो बेसिकली वो थॉट के जरिए भी लोगों पे अपना कंट्रोल करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व। वर्चस्व की अगर बात करते हैं तो ये जो है सांस्कृतिक अर्थ में एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे वो अपने से जो कमज़ोर देश है उनको भी अपनी सहमति में गढ़ने की कोशिश करता है। उनकी एक तरीके से एक सिंपल सा है कि कोई भी प्रभुत्वशाली जो वर्ग होता है, जो देश होता है, उसका असर जो है वो अपने जो कम उसके जो ताकतवर देश होते हैं उन पे भी, उनकी सोच पे भी, उनके नज़रिए पे भी दिखाता है। एक सिंपल सा है कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि पूंजीवादी या लोकतंत्र व्यवस्था ही पूरे विश्व को चलाने के लिए अच्छी है, तो जो उसके जो एक तरीके से प्रभुत्वशाली वर्ग देश होंगे वो भी यही सोचेंगे। वो उनकी सोच पे, उनके नज़रिए पर अटैक करता है कि जिस नज़रिए से दुनिया को जो है अमेरिका देखता है उसी नज़रिए से जो है जो दूसरे देश है वो भी देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, कमज़ोर देशों के व्यवहार, उनके बर्ताव में भी जो है जो वर्चस्वशाली देश होता है जिसमें वो जो है अपना एक तरीके से नज़रिया जोड़ने लगता है, अपने मन मुताबिक उनके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है, ये कह सकते हैं। एक सिंपल सा यहाँ पे देखिए कि ये जो है वेस्टर्न ड्रेसेस जो है ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए, कि अमेरिका की सोच है कि ऐसे कपड़े जो है वो आधुनिकता का प्रतीक है। तो पूरी दुनिया यही सोच रही है। जीन्स हो गया, नीली जीन्स आज़ादी का प्रतीक है, लोगों को ऐसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसी चीज़ का प्रतीक है कि लोग सिर्फ जो है एक तरीके से शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी पश्चिमी जो एक तरीके से वर्चस्व है उसको स्वीकार करने लग गए हैं कि वहीं के जो थॉट्स है या वहीं का पहनावा, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, उनके रहन सहन जो है वही अच्छा है। एक सिंपल सा है कि अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में लोग पहले जो है वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, आज की डेट में टेबल पे बैठ के खाते हैं। तो ये टेबल वाला जो कल्चर है वो कहाँ से आया है, वो अमेरिका से आया है। ठीक है, तो उसका जो एक तरीके से थॉट है वो सारी उसकी जो संस्कृति है वो दूसरे देशों में भी आ रही है ना, या फिर बहुत हद तक आ चुकी है। क्लियर। इसके साथ चलते हैं अमेरिका की जो शक्ति है या जो उसका वर्चस्व है उसमें कौन से अवरोध है, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो उसको रोकती है या रुकावट पैदा करती है। यह बुक के पीछे का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहला जो अवधान है या व्यवधान है, जो प्रॉब्लम है, जो अवरोध है, वो ये है कि अमेरिका की जो संस्थागत बनावट है वही उसके वर्चस्व में सबसे पहले जो है रुकावट डालती है। कैसे? सबसे पहले अमेरिका में जो है 3 अंगों में बटा हुआ है वहाँ का शासन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और वहाँ की जो कार्यपालिका है वहाँ की जो सैन्य शक्ति है जो उसको कंट्रोल करती है। क्लियर। तो उसके वर्चस्व में जो है उसका जो संस्थागत बनावट है वो भी रुकावट डालता है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे कि जो अमेरिका के जो समाज के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है वो उन्मुक्त जो है उस प्रवृत्ति की है, वो सोचती है, वो आज़ाद ख्यालात की है ना। तो जनसंचार के साधन वगैरह जो है वो बेसिकली उनको अपने अकॉर्डिंग चला पाते हैं। अगर आप हाल ही में देख रहे हो तो अमेरिका में एक जो है आंदोलन चल रहा था बेसिकली नस्ल भेद के आधार पे। तो
इस चीज़ में देखा जा सकता है कि अमेरिका की जो जनता है वो जो है दूसरी अगर जो है सैन्य अभियान वगैरह चलाए जाते हैं, अगर आप वियतनाम का पढ़ कर आए हैं पीछे, तो उसमें भी ये चीज़ दिखाया गया है कि वियतनाम में जब अमेरिकी फ़ौज को जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से इन्वॉल्व किया गया तो वहाँ की जनता ने उस चीज़ का विरोध किया। तो अमेरिकी जनता जो है वो उन्मुख सोच के, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि विश्व में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो बेसिकली अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं, अपने से मतलब रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम कि जो तीसरा पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नाटो जो है वो, अगर आप पहला चैप्टर आपको याद है तो नाटो को की जो स्थापना है वो अमेरिका ने ही की थी, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है। अब जो है अमेरिका की जो है बेसिकली अमेरिका जैसे ही लगभग जो है ताकतवर देश उसके सदस्य हैं, तो ये जो नाटो है वो भी अमेरिका की शक्तियों पे जो है कंट्रोल काफ़ी हद तक करता है। क्लियर। उसके जो नियम है, कायदे कानून है, वो इसे कंट्रोल करते हैं, वर्चस्व पे जो अंकुश लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अमेरिका से भारत के संबंध। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण जो है वो एक तरीके से अपनाया है, लिबरलाइजेशन। उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया है कि अब विश्व की अर्थव्यवस्था में जो है भारत को जो है हिस्सेदार होना चाहिए। अब इसमें जो है आर्थिक वृद्धि हुई है। भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए जो है आर्थिक सहयोगी बनकर उभरा है ना, जिसमें प्रौद्योगिकी और अमेरिका जो एक तरीके से अमेरिका और भारत का जो रिश्ता है उसमें जो है टेक्नोलॉजी, और अमेरिका में जो हमारे यहाँ की जो भारतीय वहाँ जा चुके हैं, वहाँ पे बसे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा एक तरीके से रोल होता है इस संबंध में। जैसे हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का लगभग 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग में 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय ही हैं। 3 लाख भारतीय जो है वो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की जो शुरुआत अमेरिका में बसे हुए भारतीयों ने ही की है। तो सोचिए भारतीयों का कितना योगदान है अमेरिका के विकास में। इसके साथ हम देखते हैं कि बहुत से बेसिकली 3 विचार हम देखेंगे जिसमें जो है एक कुछ रणनीतियाँ बताई जा रही है कि भारत को जो है अमेरिका के साथ की जो है कैसी जो है रिश्ते रखने चाहिए। तो सबसे पहला कहा जाता है कि भारत के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हुए भारत और अमेरिका की जो बढ़ती हुई नज़दीकी है उससे वो डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भारत को जो है अमेरिका से दूर रहना चाहिए। ठीक है। दूसरे लोग एक तरीके से विद्वान मानते हैं कि भारत को जो है अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके पास रहना चाहिए, एक तरीके से उसका जो कंट्रोल है, जो उसकी शक्तियाँ हैं, उसके संसाधन है, उसका फ़ायदा उठा के भारत को अपना विकास करना चाहिए। क्लियर। सॉरी एक सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि भारत को जो है अपनी अगुवाई में एक विकासशील देशों का गठबंधन बनाना चाहिए जो कुछ समय में जो है अमेरिका के वर्चस्व को जो है चुनौती देने लायक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो गुटनिरपेक्ष देशों का जो गठबंधन है वो इसी का एग्जाम्पल ही है लगभग। लेकिन अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो इतने ईजी तो नहीं है कि एक ही जो एक विद्वान एक ही कैटेगरी के जो है एक तरीके से थॉट के अनुसार जो है उसको जो है बनाया जा सके। तो लगभग मिली जुली रणनीति जो है वो उसके तहत काम करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है एक ऐसी राजनीति है जहाँ पे कोई सरकार नहीं है। वहाँ के नियम ही सिर्फ इतने से है कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे युद्ध की सिचुएशन पैदा हो जाए, युद्ध से बचने की कोशिश की जाती है। और इसमें जो है कहा जाता है कि भारत, चीन, रूस जैसे देश जो है वो एक साथ आकर जो है अमेरिका को जो है चुनौती दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भारत और रूस के तो बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब चीन की बात आ जाती है तो भारत और चीन के भी संबंध उतने अच्छे नहीं है और रूस और चीन के संबंध भी उतने अच्छे नहीं है। चीन जो है बेसिकली वो जो है इस कैटेगरी में फिट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं मतभेद हो ही जाते हैं। अभी भी आप देख ही रहे हो कि भारत और चीन में कितना ज़्यादा टेंशन चल रहा है इस समय। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है ये बात जो है पूरी नहीं हो पाती है। अब दूसरी बात पे चलते हैं कि क्या कुछ लोग तर्क देते हैं कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति है। एक सिंपल सा है कि जो भी देश ताकतवर हो रहा है उसके पीछे चला जाए, उसके साथ जो है एक हाथ मिला लिया जाए और अवसरों का जो है फ़ायदा उठाया जाए। सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने से अच्छा क्या है कि उसके साथ चलो। इसे बैड वैगन अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसो की जो कहा जाता है कि जिस तरह से जो है बयार बहती है उसी की तरफ आप जो है उसका फ़ायदा उठाने के लिए पीठ कर लीजिए। ठीक है। तो ये भी जो है इतना वो नहीं है कि अमेरिका इतना बेवकूफ़ है कि वो जो है ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देगा या ऐसी चीज़ों में जो है फंस जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्या है कि छुपा ले।
देशों को जो है छुपा लेने वाला। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ छुपा लेने वाली चीज़, जहाँ पे जो है निष्क्रिय हो जाना एक तरीके से, ऐसी कोई एक्टिविटी ना करना जहाँ पे बड़े देशों के नज़रों में आप आ सको, तो ये रणनीति जो है छोटे देशों के लिए कारगर हो सकती है। नेपाल हो गया, भूटान, श्रीलंका, ऐसे छोटे देशों के लिए कारगर हो सकती है। लेकिन रूस हो गया, भारत हो गया, ऐसे जो बड़े देश है, जो है अलग से शक्ति बन के जो है सामने आ रहे हैं, विकासशील देश जो बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती तो मिलेगी। इसका एक तरीका ये है कि जो स्वयंसेवी संगठन है, जो एनजीओस वगैरह चल रहे हैं, जो मीडिया है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब एक साथ आके जो है एक तरीके से प्रतिरोध करे, जिससे विश्वव्यापी नेटवर्क तैयार हो जाए और इसका हिस्सा कौन, अमेरिकी जनता भी बने। क्लियर? तो ये भी जो है एक थॉट जो है तैयार किया जा रहा है। इसमें जो है कहा जा रहा उसमें जो है कहा जाता है कि हम एक विश्व ग्राम में रहते हैं जहाँ का चौधरी कौन है, अमेरिका है। आप उसकी नीतियों से असहमत हो सकते हो, लेकिन उस चीज़ को छोड़ के नहीं जा सकते हो, है ना, क्योंकि आप इसके अलावा कोई जगह जानते ही नहीं हो। क्लियर? तो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो ही जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। कि इस अध्याय में वर्चस्व के 3 अर्थ है, बेसिकली सांस्कृतिक है, आर्थिक है, सैन्य अर्थ है। इन तीनों के जो है उदाहरण आप दे ही सकते हैं आराम से कि सैन्य का बेसिकली कोई 4 आई थिंक जो है हमने जो है ऑपरेशंस की बात की है, उनमें से कोई भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। आर्थिक में जो है इतने जो है अर्थव्यवस्था में जो है अपनी जो है अहमियत जो है अमेरिका कैसे निभा रहा है, उस चीज़ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। सांस्कृतिक का एग्जांपल दे सकते हैं, नीली जीन्स का, जहाँ पे जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्वभाव बदला है, डेफिनेटली बदला है। अब जो है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा एक तरीके से अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल जो है करने लग गया है। जो एक सैन्य अभियान है, आप उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके साथ आज की डेट में अगर बात करूँ तो अब जो है वो एक तरीके से क्लिंटन की जो नीति थी, जहाँ व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उस पर जो है वापस आ गया है। मेल आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन से व्यवधान है। 3 व्यवधान मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तब भी मैंने कहा था कि बुक के पीछे का क्वेश्चन है, जहाँ पे उसका खुद का संस्थागत ढांचा जो है प्रॉब्लम है, अमेरिका जनता का उन्मुख स्वभाव और इसके साथ साथ नाटो। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं कि भारत अमेरिकी समझौते से छोड़े दीजिए इसे। यदि बड़े और साधन संपन्न देश अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार नहीं कर सकते तो यह मानना अव्यावहारिक है कि अपेक्षाकृत छोटे और कमजोर राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व का कोई प्रतिरोध कर पाएंगी। इस कथन की जांच कीजिए। ऐसा नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्पल देख लिया आप लोगों ने कि बेसिकली अमेरिका का प्रतिरोध करने के कई उदाहरण जो है आप देख चुके हैं। सबसे पहले एक तरीके से अपने आप को छुपा लो, इसके साथ साथ जो है जो बड़े देश है वो एक साथ आ जाएं, इसके साथ जो एक तरीके से है जो छोटे छोटे जो एक एनजीओस वगैरह काम कर रहे हैं, जो विश्व जो है संगठन्स हैं, वो जो है एक साथ आके जो है इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा सकते हैं। क्लियर? इसका प्रतिरोध कर सकते हैं। इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर चैप्टर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।